क्लास 11th के फिज़िक्स में आप लोग जैसे कि इसमें जो चैप्टर हैं, पहला चैप्टर आपने देखा था भौतिक जगत के बारे में, ठीक है। फिजिकल वर्ड था भौतिक जगत। भौतिक जगत ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। फिर किसी दिन वीडियो बना दिया जाएगा। दूसरा था परसेंटेज एरर, त्रुटि के बारे में। तीसरा था इसमें विमीय विश्लेषण, ठीक है। विमीय विश्लेषण के बारे में था ये, तो ये लगभग हो गया। आज आपको जो बताया जा रहा है ये सरल रेखा में गति के बारे में, ठीक है। चैप्टर है सरल रेखा में गति, ठीक। सरल रेखा में गति के बारे में, ठीक। मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है भाई? सरल रेखा में गति, बात ना करो भाई। सरल रेखा में गति क्या है? देखिए, सरल रेखा में गति कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है। कोई वस्तु है, ये बिल्कुल सीधी रेखा में ये सड़क पे जा रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। ये सड़क पर जा रहा है, ये गति कर रहा है। ये कार जो है सड़क पे जा कर के गति कर रहा है। अगर ये पॉइंट ए पर है, कुछ समय के बाद आफ्टर टी टाइम ये जा कर के कहाँ पहुँचता है? पॉइंट बी पे पहुँचता है। यानी इसके पोजीशन में अगर चेंजिंग हो रही है, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग, तो क्या कहलाएगा? वो गति कहलाएगा, ठीक है। गति की अवस्था कहलाएगा वो। अब सवाल ये उठता है कि क्लास 9th में तो आपने पढ़ा था, लेकिन 11th में इसका कुछ जो है मॉडिफिकेशन हुआ है। वो मॉडिफिकेशन आप ध्यान से देखेंगे क्या था। सबसे पहले इसमें एक हेडिंग आता है मैकेनिक्स, ठीक है। यह आता गति। गति की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? मैकेनिक्स से, ठीक है। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में आप फिजिकल वर्ड के फिजिक्स में आप जो भी भौतिक अवस्था के बारे में पढ़ते हैं किसी भी पदार्थ के, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स में एक पार्ट है, उसका नाम है मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी, यानी कि यांत्रिकी, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब होता है वो सभी वस्तु में जो क्या कर रहे हों, गति कर रहे हों, वो कहलाएगा मैकेनिक्स, यांत्रिकी कहलाएगा जो, ठीक है। जैसे मान लो पंखा चल रहा है, पंखा का रोटेशन गति कर रहा है, तो ये भी मैकेनिक्स में आएगा, ठीक। कोई वस्तु अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, वे सभी क्या क्या, क्या कहलाएंगे? वो गति की अवस्था में कहलाएंगे। तो जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स की परिभाषा क्या थी भाई? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, क्या बोला गया था, जिसके अंतर्गत हम गति का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? मैकेनिक्स, यानी कि गतिकी, यांत्रिकी, ठीक है। यांत्रिकी की कितनी शाखा हैं, कितने भागों में बांटा गया है? 3। यांत्रिकी कितने भागों में? 3। कौन कौन से? पहला है स्टैटिक्स, दूसरा काइनेमेटिक्स, तीसरा डायनेमिक्स, ठीक है। दूसरा है डायनेमिक्स, ठीक। स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? स्थिति विज्ञान। और बताओ दूसरे को? शुद्ध गतिकी। तीसरे को? गति विज्ञान, ठीक है। दूसरे को गति विज्ञान, गति विज्ञान, ठीक है भाई। अच्छा, स्टैटिक्स क्या होता है? हाँ बोलो। यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत बाह्य बलों के अधीन साम्यावस्था में वस्तुओं का अध्ययन किया जाए। यानी अगर कोई पिंड है, इसके चारों तरफ बल लग रहे हैं, ठीक है, कई सारे बल लग रहे हैं, F1, F2, F3, F4, लेकिन ये पिंड क्या है? अपना स्थान नहीं बदल रहा है, लगभग वहीं स्थिर है। यानी बलों का जो भी परिवर्तन टोटल 0 माना जाए, पिंड साम्यावस्था में ही रहे, वो स्थिति को क्या बोलते हैं? कौन सा विज्ञान? स्टैटिक्स या स्थिति विज्ञान बोलते हैं। दूसरा शुद्ध गतिकी। शुद्ध गतिकी क्या है? पढ़ के बताओ। हाँ, जिसमें बाह्य कारकों का विचार किए बिना, अगर मान लेते हैं कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है और ये वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति किया, लेकिन किसके कारण किया ये हमें नहीं जानकारी लेना भाई, ठीक है। बस गति किया, हाँ किया। बाह्य कारकों मतलब जिसके कारण, मान लीजिए फोर्स लगने के कारण हुआ होगा, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। ये जो पोजीशन चेंज करेगा, गति करेगा, बस गति कर रहा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, वो कहलाएगा काइनेमेटिक्स, शुद्ध गतिकी। तीसरा क्या था? डायनामिक्स, गति विज्ञान। क्या है भाई गति विज्ञान? बलों के
एक बोलो, तेज बोलो, बोलो के बाह्य कारकों को ध्यान में रख करके। जैसे मान लेते कोई वस्तु है, इस पर जो बल F लग रहा है ये अपना पोजीशन चेंज करेगा, ठीक है, m×a आ गया। तो बाह्य कारकों को ध्यान में रख करके जो इस पर हम पढ़ाई करेंगे, जो इसका अध्ययन करेंगे, वो किस विज्ञान में आएगा? गति विज्ञान में आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दिया रहना। यांत्रिकी, फिजिक्स में एक ब्रांच पाया जाता है, उसका क्या नाम है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। स्थिति विज्ञान, शुद्ध गतिकी और गति विज्ञान। जो स्टैटिक्स है इसमें आप किसी भी पिंड या वस्तु के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो बाह्य बल लगेगा सब कैसा रहेगा? जीरो रहेगा, साम्यावस्था, मतलब चेंजिंग नहीं होगी। काइनेमेटिक्स में उस वस्तु को क्या होगा? बाह्य बलों को ध्यान में रख करके नहीं पढ़ाई करना है। डायनामिक्स में बाह्य बलों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छे भाई, हाँ ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या था इसमें? अब इसमें नेक्स्ट है विराम अवस्था एवं गति की अवस्था, ठीक है। इसमें हेडिंग है ये विराम अवस्था और गति की अवस्था, ठीक। विराम अवस्था क्या होता है भाई? विराम अवस्था क्या होता है? अगर कोई भी वस्तु क्या करे? कोई भी वस्तु समय के साथ उसके स्थिति में परिवर्तन ना हो, वो क्या कहलाएगा? विराम अवस्था। जैसे मान लीजिए कोई फुटबॉल है, ये पॉइंट ए पर मौजूद है, तो ये ए पर ही मौजूद रहे, वो कहीं और ना जाए, ठीक है, चाहे कितना भी बल क्यों ना लग रहा हो चारों तरफ से, अपनी स्थिति वैसे रहे, ठीक है। अब सुनो, विरामावस्था, ठीक है, जैसे कि वो अपनी अवस्था चेंज ना करे। अगर मान लीजिए यही बॉल जो है ये गतिमान है, अगर आप इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं रुक रहा, मतलब जब आप रोकना चाहें वो उस अवस्था का विरोध करेगा, तो उसको भी विराम अवस्था कहेंगे, याद रखना, ठीक है। विराम मतलब ये मत समझ लेना कि रुकी हुई अवस्था, मतलब वास्तव में वो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने का प्रयास करेगा। कब तक? जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। दूसरा कौन सी अवस्था? गति अवस्था। गति अवस्था क्या होता है? गति अवस्था, अगर कोई वस्तु है, अगर पोजीशन ए पर है, आफ्टर टी टाइम पोजीशन बी पे चला जाता है, तो इसके पोजीशन में जो चेंजिंग हो रही है, जो बदलाव हो रहा है, वो कौन सी अवस्था है? गति अवस्था कहलाएगी। सही भाई, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या था? गति के प्रकार। अब ये गति अवस्था चले, गति आ गया, तो गति के प्रकार। चलिए भाई, गति कितने प्रकार के, कौन कौन से? गति के प्रकार, ठीक है। गति के प्रकार कौन कौन से प्रकार भाई? पहला स्थानांतरीय गति, ठीक है, स्थानांतरीय गति। दूसरा कौन सी? घूर्णन गति। तीसरा दोलन गति। स्थानांतरीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति। स्थानांतरीय गति किसे कहेंगे? पढ़ के बताओ कैसे कहेंगे? स्थानांतरीय गति किसे कहेंगे? तो जब कोई वस्तु क्या होगा? समय के साथ अपना पोजीशन चेंज करे, ट्रांसफ़र हो, उसे क्या कहेंगे? स्थानांतरीय गति, ठीक है। घूर्णन गति, जब एक ही बिंदु को क्या मान करके, अक्ष मान करके चारों तरफ क्या करे, वो गति करे, तो क्या होगा? घूर्णन गति। तीसरा दोलन गति। दोलन गति मतलब होता है प्रकार के पेंडुलम की गति। अगर एक जगह फिक्स हो करके, ठीक है, कोई पिंड जितना दूरी लेफ़्ट साइड जाएगा उतनी दूरी राइट साइड जाए और बार बार इसी गति को दोहराए, ये है दोलनीय गति, ठीक है। 3 हो गया था भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्या था? दूरी तथा विस्थापन, ठीक है भाई, दूरी तथा विस्थापन। क्योंकि गति अगर आपने जानकारी होगी तो आप उसके बाद दूरी पढ़ोगे, विस्थापन पढ़ोगे, फिर क्या पढ़ोगे? चाल और वेग पढ़ोगे। दोनों में अंतर जानकारी आपको होना चाहिए, दूरी विस्थापन। अच्छा, दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन। चलिए भाई, सवाल मेरा पहला है, दूरी किसे कहते हैं? बताइए, दूरी किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कहाँ पर है?
पॉइंट ए पे मौजूद है, ए से कहाँ चला, बी पे गया, कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर, बी से कहाँ गया, सी पे, कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है। सी से कहाँ गया, डी पे चला गया, कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर, डी से कहाँ आया, ए पे आया, कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है। ये मान लीजिए ए से चला, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से आया, कुल कितना दूरी चला ये, 4, 1 2 3 4, यानी कुल इसकी जो पथ की लंबाई है, पथ की लंबाई कितना है, 4 किलोमीटर, यानी इसकी दूरी कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर। इसमें नेक्स्ट था विस्थापन किसे कहते हैं। विस्थापन क्या होता है भाई, विस्थापन होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, दोनों के बीच का अंतर, यानी जो भी दूरी तय करेगा उस बिंदु के जो बीच की न्यूनतम दूरी होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है और ये क्या करना चाहता है, ये पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, बी पे गया, बी से सी पे गया, अगर ये 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ठीक। अब इससे कहा जाए आपको सी पे जाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बी जाए तब सी जाए, वो ए से सी डायरेक्ट जा सकता है, ठीक है, ए से सी पर डायरेक्ट जा सकता है। इसके बीच की यानी कि जो कम से कम पथ की लंबाई होगा, कम से कम दूरी होगा, वही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। और इसमें पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं बीच की दूरी। सही है भाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, सबसे न्यूनतम दूरी, मैक्सिमम नहीं, न्यूनतम दूरी क्या कहलाता हो, विस्थापन कहलाता है। हो गया था ये। अच्छा, इस पर एक न्यूमेरिकल भी लगवाया था मैंने, लगाया था न्यूमेरिकल, आसान था। क्या था भाई, लिखा था एक कार सर्वप्रथम 5 किलोमीटर पूरब दिशा में तय करती है। किस दिशा में, पूरब दिशा में तय करती है, ठीक है। कोई कार है, जैसे मान लेते हैं, पहले तो आप डायरेक्शन देख लीजिए, डायरेक्शन क्या है, ये इधर कौन सा दिशा, उत्तर, नीचे कौन सा, दक्षिण, इधर कौन सा, पूरब, इधर कौन सा, पश्चिम। अब कोई कार है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे कोई कार है, किस दिशा में जा रहा है कार, पूरब दिशा में, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर चला गए, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा हो, हाँ कौन से, फिर वो जो है पूरब दिशा में तय करती है, उसके बाद 12 किलोमीटर दूरी उत्तर दिशा में तय करती है। यहाँ से उत्तर की दिशा में यहाँ चला गया, यानी जो कार था वो कहाँ चला गया, वो उत्तर दिशा में आगे की ओर कार गया, यहाँ पहुँच गया, कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर। तो पूछ रहा है इसका दूरी और विस्थापन बताइए, तो दूरी कितना होगा, कुल दूरी, कुल पथ की लंबाई 5 किलोमीटर प्लस 12 किलोमीटर, कितना हो गया, 17 किलोमीटर, ठीक है, 17 किलोमीटर। अगर विस्थापन पूछेगा तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ए से डायरेक्ट आप सी पे, यहाँ ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी, ए से डायरेक्ट सी पे चले जाइए, ये आधार, ये लंब और ये कर्ण, यानी कि कर्ण के बीच की दूरी होगा √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर √25 प्लस 144 √169, और कितना है 169 का वर्गमूल 13, यानी इसका डिस्टेंस कितना हुआ, 13 किलोमीटर हुआ, ठीक है, 13 किलोमीटर। चलिए भाई, बाकी आपको तो बताया गया था। एक चीज़ और ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, वो किस पथ पर गति कर रही है, वृत्तीय पथ पर। चलिए देख लीजिए, मान लीजिए r इसकी त्रिज्या है और ये उसका क्या पथ है, ठीक है, और जब यहाँ पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, अब पॉइंट बी पे जा कर के रुक जाता है, बस आधा की ओर, तो आपको पता है कि पूरे परिधि की लंबाई कितनी होती है, 2πr। जब आधा चलेगा तो 2 से भाग देना, πr, यानी कि इसकी दूरी कितना होगा, पाई इंटू r, ठीक है, πr। अब विस्थापन कितना हो, डायरेक्ट ए से बी की ओर r और r 2r हो जाएगा, ठीक है। कई बार पूछेगा कि वृत्तीय पथ पर वो वस्तु चल करके फिर वहीं पहुंच जाता है, जहां से चला वहीं पहुंच जाए तो विस्थापन कितना, 0, चाहे वो 3 चक्कर लगाए चाहे 5 चक्कर लगाए, विस्थापन हमेशा 0। अगर मान लीजिए वो वस्तु 4 चक्कर लगाता है, ठीक है, 4 चक्कर लगाता है, तो 4 गुणे एक पथ की लंबाई 2πr लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या था, चाल तथा वेग, यही था ना। चलिए भाई, चाल के बारे में आप लिखिए, चाल किसे कहते हैं, हेडिंग है चाल किसे कहते हैं।
चाल किसे कहते हैं। ठीक, एक बात बता दीजिए, फार्मूला आप जानते हो ना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे, फार्मूले से ही डिफिनेशन बनता है, कहीं बाहर से डिफिनेशन नहीं आता है। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हम क्या कहेंगे, एकांक समयांतराल में किसी वस्तु द्वारा, एक फार्मूला बनाने के लिए एक चाहिए, एकांक समयांतराल में वस्तु द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाता है, उसका चाल कहलाता है। तो लिखिए, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को, एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। हो गया। बताइए, दूरी को किस में मेजरमेंट करते हैं, मीटर में, मीटर में मापते हैं ना भाई। समय किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। तो मीटर बटे सेकंड, इसका मात्रक क्या हुआ, मीटर बटे सेकंड। अगर इसका कोई बीमा पूछे तो क्या बताओगे, मीटर की बीमा L, सेकंड की T, क्या बनेगा LT के पावर -1। ये हो गया आपका बीमा, लिख लीजिए। हो गया। लिखेंगे चाल के प्रकार। चाल के प्रकार क्या क्या हैं, ठीक है, दो ही प्रकार के चाल होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से, एक समान चाल, असमान चाल। एक समान चाल किसे कहेंगे बताएंगे। अब लिखिएगा, एक समान चाल, एक समान चाल लिखिए, एक समान चाल। एक समान चाल हो गया। देखिए, एक समान चाल क्या होता है, ऐसे आप ग्राफ बनाइएगा, एक तरफ लिखिएगा दूरी, एक तरफ लिखिएगा समय। ठीक है, समय, समय किस में होता है, सेकंड में, समय होता है सेकंड में। दूरी किस में होता है, मीटर में। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड। ठीक, यहाँ मान लेते हैं ये 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर और 12 मीटर। ठीक है, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर ना। देखो, इसके बीच में कितने कितने का अंतर है, 1। इसके बीच में कितने कितने का अंतर है, 2। 1 सेकंड में कितना दूरी, 2 मीटर। फिर 1 सेकंड में कितना दूरी, 4। फिर अगले में, फिर अगले में, फिर अगले में, फिर अगले में। ठीक है, ये यहाँ पे आप इसी बीच को सीधे आप लाइनिंग खींचेंगे तो ये बिल्कुल एक सीधी रेखा आएगी। आप लिखेंगे, समान समयांतराल में समान दूरी तय जब करता है तो उसकी चाल को क्या कहते हैं, एक समान चाल। और दूरी और समय में खींचा गया ग्राफ कैसा होना चाहिए, एक सीधी रेखा होनी चाहिए। तो क्या कहलाएगा, एक समान चाल कहलाएगा। लिखिए, ठीक है, ऐसे बनाइए, दूरी समय,
हो गया मीना? विकास हो गया? अच्छा, क्या लिखेंगे इसके बारे में डिफिनेशन में? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो वह एक समान चाल कहलाता है, और इन दूरी समय का ग्राफ एक सीधी रेखा होनी चाहिए, और मतलब होता है। हो गया? हाँ ठीक। हिंदी भी लिख लेना जो बोला हूँ मैं। हो गया सीमा? अच्छा, इतना देर लगाते हो तुम लोग, थोड़ा जल्दी लिखा करो। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है असमान चाल। असमान चाल हो गया? असमान चाल। असमान चाल में क्या करते हैं, देखिए सब कुछ वही रहता है भाई, बस थोड़ा सा कुछ चेंजिंग होता है इसमें। क्या? देखिए क्या, ध्यान से देखेंगे, ग्राफ बनाएंगे, किस में है? दूरी और समय में। दूरी और समय, समय सेकंड में, दूरी मीटर में। ठीक है, समय क्या होगा? हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। अब बढ़ा लेना है इसको। ठीक है, और ये उसका अलग अलग दूरी रहेगा, अलग अलग मीटर में। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि चमक रहा है ये बोर्ड पर, सही आ रहा? ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी ये है 4 मीटर, ठीक है, यहाँ पर है 10 मीटर, यहाँ हो गया 16 मीटर, यहाँ हो गया 20 मीटर, यहाँ हो गया 22 मीटर, यहाँ हो गया 24 मीटर, यहाँ हो गया 28 मीटर, यहाँ हो गया 31 मीटर। आप ध्यान देना इन दोनों के बीच की दूरी, 4 और 10 के बीच में कितने का गैप? 10 और 16 के बीच में, सही है। 16 और 20 के बीच में क्या डिफरेंस सेम आ रहा है? नहीं, अब असमान हो गया। अब डेफिनेशन लिखेंगे, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे उसकी चाल असमान चाल कहलाती है। देखिएगा ये लाइन खींचेंगे इस तरह से, 16 वाला यहाँ लाइन बनेगा, ठीक, और 20 का लाइन यहाँ बनेगा। ठीक है, इस तरह से, यानी आप देखेंगे जो ग्राफ बनेगा वो लगभग इस तरह बनेगा। ठीक है, मतलब इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा करके आएगा, वक्त सीधा नहीं बनेगा। यानी इनके बीच का जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा? वक्र रेखा बनेगा। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी रेखे लाइन बनेगा। ये कहलाता असमान चाल। असमान चाल या परिवर्ती चाल। असमान चाल या परिवर्ती चाल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, असमान चाल को
दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, असमान चाल को दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। असमान चाल को दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला, औसत चाल, एवरेज स्पीड, औसत चाल, एवरेज स्पीड। और दूसरा है तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस इंग्लिश में, एवरेज स्पीड और तात्क्षणिक। ठीक, अब यहाँ देखिएगा एवरेज स्पीड क्या है। जैसे मान लीजिए पूरी यात्रा के दौरान ए से बी तक ये गए, पूरी यात्रा के दौरान इन्होंने जितना दूरी तय किया है, पूरी यात्रा के दौरान जितना इन्होंने दूरी तय किया है, वो नहीं बता सकते ना कि एक बार हमने 6 किलोमीटर चला, एक बार 4 चला, एक बार 2 चला, एक बार 5 चला। ए से अगर कोई पूछे ए से बी तक आने में आप कितने किलोमीटर लगभग आए, तो किस किस जगह पर कितना वेरिएशन हुआ, तो अलग अलग चीज़ बताएंगे। तो इस चीज़ को बचने के लिए यहाँ एक स्पीड लेकर के आते हैं इसको पढ़ने के लिए, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ये बताता है कि आपको बार बार जो वेरिएशन हुआ था उसका नाम नहीं लेंगे, आप डायरेक्टली नाम बता दो। ठीक है, ए से बी तक। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलता है? कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना आपने दूरी तय किया, कुल तय दूरी बटे कुल तय दूरी बटे कुल लगा समय, कुल लगा समय, कुल तय दूरी बटे कुल लगा समय। सही है भाई। अब ए से बी तक जो गए हो तो अलग अलग टाइम, समय तो वही रहा लेकिन अलग अलग चीज़ें आप वहाँ पर तय होगा ना, कहीं 2 किलोमीटर, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 6। तो एवरेज बताने के लिए आप डायरेक्टली जोड़ लीजिए सबको, कुल तय दूरी बटे कुल समय हो जाएगा। ठीक है, कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय हो जाएगा। ठीक, इसमें लिखिएगा स्पेशल कंडीशन, विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, स्पेशल कंडीशन, विशेष स्थितियां। ठीक है, पहला कंडीशन लिखेंगे विशेष स्थितियों में। पहला, जब कोई वस्तु ठीक है, आप यहाँ देखिए जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी इन्होंने तय किया किसमें, S1 दूरी, आप S1 मानेंगे, S मानेंगे दूरी। यहाँ कितना आया S2, यहाँ कितना आया S3, यहाँ कितना आया S4। लेकिन यहाँ सेम टाइम ना माना जाए, अलग अलग टाइम माना जाए। मान लीजिए यहाँ तक टाइम कितना लगा T1, यहाँ टाइम कितना लगा T2, यहाँ टाइम कितना लगा T3, यहाँ टाइम लगा T4। अलग अलग टाइम है हमारा। ठीक है, टाइम। ठीक, तो इसकी चाल बताओ, इस पॉइंट पे चाल कितना होगा, चाल यानी कि V1 बराबर, चाल बराबर दूरी बटे समय, S1 बटे T1। इस पॉइंट पे बताओ चाल कितना होगा, V2 बराबर S2 बटे T2। इस पॉइंट पे चाल कितना होगा, S3 बटे T3। इस पॉइंट पे S4 बटे, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इनसे कोई पूछे जो अलग अलग आपके टाइम आया है, मुझे एवरेज बता दो, तो एवरेज क्या बनेगा, कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। ठीक है, इनका चाल यही होगा ना। तो देखो कुल लगा समय T1 T2 T3, अच्छा V1 V2 V3। एक सेकेंड, तो कितना होगा भाई इसका, यहाँ देखो, अगर एक सेकंड यहाँ T1 का मान कोई पूछे तो एक सेकंड रुको, यहाँ जो टाइम लगा, अच्छा इनका कहना है कि चाल हमें पता था, टाइम नहीं पता था। यहाँ V1 चाल था, यहाँ V2 चाल था, यहाँ V3 चाल था, यहाँ V4 चाल था, टाइम नहीं पता था। तो टाइम T1 बराबर S1 अपान V1, T2 बराबर S2 अपान V2, T3 बराबर है S3 अपान V3। ठीक है, स्पीड वही है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल।
तो एवरेज स्पीड इसका हो जाएगा v एवरेज, v औसत बराबर कितना होगा, कुल दूरी s1 s2 s3 कहाँ तक एंड सो ऑन, अपान कितना टाइम लगा था, s1 अपान v1, s2 अपान v2, s3 अपान v3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ये था आपका एवरेज स्पीड ना। स्पेशल कंडीशन में ऐसा लिखिए, अभी इसमें कुछ सुधार होगा, अभी कुछ और बातें इसमें बाकी हैं। ठीक है, यहाँ मैंने गलती से वो लिख दिया था, सीधा डायरेक्ट v1 लिख दिया था, वास्तविक टाइम पूछा था, टाइम हमें नहीं पता था। हमको पता है ना, चाल बराबर क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही तो होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना हमारे पास, s1 s2 s3, समय कितना है t1 t2 t3, तो t1 का मान s1 अपान v1 के पदों में, ठीक है, चेंज हमने किया है। तो जहाँ जहाँ t1 आएगा वहाँ क्या रखेंगे, s1 अपान v1, s2 अपान v2, s3 अपान v3। ठीक, चलिए नीचे लिखिएगा, लिखेंगे माना, माना कुल दूरी तय करने में, माना कुल दूरी को, माना कुल दूरी को, माना कुल दूरी को दो समान भाग में तय करें, कुल दूरी को दो समान भाग में तय करें, कुल दूरी को दो समान भाग में तय करें और इनकी चाल क्रमशः v1 और v2 हो। चाल क्रमशः कितना है, v1 व v2 हो। तो v एवरेज बराबर s प्लस s कुल दूरी बटे कुल समय t1 अपन t2। t1 बराबर कितना होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय कितना, s बटा v1 प्लस s बटा v2, कितना बनेगा भाई, चलो बताइए, s और s 2s, यहाँ से s कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2, s से s कट गया। ये आप एलसीएम ले लीजिएगा, कितना आ जाएगा v1 प्लस v2 अपान v1 इंटू v2 बराबर, ये ऊपर जाएगा v1 v2 बटे v1 प्लस v2, ये बनेगा इसका फार्मूला। अगर एवरेज स्पीड आप उसको देखेंगे, v एवरेज इक्वल टू, v एवरेज बराबर v1 v2 बटे v1 प्लस v2, इस तरह से बनेगा। अगर दो भागों में डिवाइड कर देंगे तो ना, समान दूरी s और s में, और उसके चाल s अपान v1 s अपान v2, न्यूमेरिकल आप इस पर लगाएंगे एक, सभी नहीं आया है, ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से नोट करिएगा, ये बहुत काम आएगा बाबू ना। चलिए, कोई डाउट है क्या यहाँ पर, लिखेंगे, हाँ बोलो, हाँ भाई दो बचेगा, ये दो रहेगा, ठीक है, 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2। दूसरा, जब वस्तु समयांतरालों t1 t2 t3 के लिए चाल v1 v2 v3 गति करे, यहाँ ऐसे लिख लो, समयांतराल यानी कि टाइम जो दिया है, समयांतराल कितना दिया है, t1 कामा t2 कामा t3 डॉट डॉट डॉट, दूरी इसका कितना है, दूरी इसका है s1 s2 s3, ठीक है, चाल इसका कितना है, चाल इसका v1 v2 v3, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, v1 v2 v3 हो गया। ध्यान से देखना, आपने लिखा था चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय,
यही ना। चाल को किस अक्षर से, दूरी को, समय को टी से। तो इसके पहले आपने लगाया था टी को यहाँ भेजा था, वी को नीचे भेजा था, टी बराबर एस अपान, इसी तो फार्मूला बनाया था। अब की बार क्या करना है, एस को रखना है अपने पास, इनको भेज देना, वी इंटू, अगर ये पहला होगा तो, और दूसरा होगा तो, तीसरा होगा तो तीसरा। ठीक है, यहीं से आप लिखेंगे कुल तय की गई दूरी, कुल तय दूरी बराबर S1 प्लस S2 प्लस S3 डॉट डॉट डॉट। S1 बराबर क्या होगा, दोनों का गुणा, क्या, V1 T1, V2 T2, V3 T3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलिए औसत चाल क्या आएगा बाबू, औसत चाल V एवरेज बराबर कुल तय की गई दूरी, कुल दूरी कितना है, V1 T1, V2 T2, V3 T3 अपान समय T1 प्लस T2 प्लस T3। केवल दोनों के पदों में वैल्यू चेंज किया गया, बस कुछ नया नहीं है यहाँ। T2 डॉट डॉट डॉट, दो फार्मूले आपको बना करके दे दिए गए। ठीक है, इसके पदों में आप देख लीजिएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, और यहाँ दूरी का था। यहाँ लिखेंगे यदि कुल दूरी को दो समान समयांतराल में तय करते हुए माने, कुल दूरी को दो समान समयांतराल में तय करते हुए माने, कुल दूरी को दो समान समयांतराल में तय करते हुए माने, और उनकी चाल V1 V2 हो। ठीक है, तब औसत चाल V एवरेज इक्वल टू क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना है भाई, V1T प्लस V2T, क्यों, क्योंकि दोनों समान है, जो दूरी चल रहा है, यानी कि T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T, ये माना जाएगा, बटे कितना रहेगा, कुल समय कितना है, T प्लस T। देखो इसमें से T कॉमन है, कितना मतलब मिला, V1 प्लस V2 अपान T और T 2T, T से T कट गया, कितना आया, V1 प्लस V2 अपान V। ठीक है, औसत चाल कितना होगा अगर उसमें दो समान समयांतराल है, कहाँ पे, अपान 2, हाँ अपान 2। हो गया। न्यूमेरिकल लगाएंगे ना तो आपका ये कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा कि इसका यूज कहाँ था। ठीक, हो गया, तो जल्दी करिए, क्या करो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा। एक लड़का 6 किलोमीटर दूर स्थित अपने स्कूल, पहला है, एक लड़का 6 किलोमीटर दूर अपने स्कूल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से जाता है। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से जाता है, नियत चाल से जाता है, नियत चाल से जाता है तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से लौटता है, तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा नियत चाल से लौटता है, नियत चाल से लौटता है।
पूरी यात्रा के लिए लड़के का औसत चाल बताइए। तो लड़के का औसत चाल बताइए, औसत चाल बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए भाई, लड़का है, यहाँ साल देखेंगे। ठीक है, लड़का है 6 किलोमीटर दूर अपने स्कूल पे, यहाँ पर उसका एक विद्यालय है। ठीक है, एक स्कूल है, स्कूल है यहाँ। कितना किलोमीटर है? 6 किलोमीटर, यानी यस इसका 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से जाता है। इधर से वहाँ तक जाने में कितना लगा टाइम? चाल v1 बराबर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, वापस कितने में आता है? वापस कितने में आता है? ये यस है भाई, वापस कितने में आता है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। v2 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? लड़के की औसत चाल। एक बार बताओ, औसत चाल जब आप लिखोगे, ठीक है, औसत चाल का फार्मूला कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना है? 6 गया और 6 आया, कितना हो गया? 12 किलोमीटर अपान कुल समय। जाने में लगा टाइम t1, आने में लगा टाइम t2। अभी आप यहाँ पढ़े थे कि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, प्लस ये पहला दूरी और ये दूसरे का दूरी बटे चाल। तो पहला दूरी कितना? पहला चाल कितना? पहला दूरी कितना? दूसरा चाल कितना? 4। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसका मतलब t1 प्लस t2 की जगह पे क्या रखा जा सकता है? ये पूरी वैल्यू रखिए यहाँ पर 12/6/2.5 धन 6/4। सॉल्व करिए, 2 तियाँ 2 दूना 4, ये हो जाएगा 12/1 0 बढ़ा दीजिए 60/25 3/2 5 से काटिए तो 55 25 और 12 पचे 60। कितना आया भाई? 12/5 धन 3/2 12 सॉल्व करिए। 12 दूना 24 और 5 तियाँ 15 और 5 दूना 10। ठीक है, ये कहाँ जाएगा? ऊपर। कितना आएगा? ऊपर जाएगा ना, बटे का बटे है। कितना हो जाएगा? 12 गुणे 10, नीचे कितना? 24 और 5 24 और 15 कितना? 39, यही ना। और 12 दाही हम 120/39 कटेगा। बोलो। ठीक, यही क्या हो गया? किलोमीटर प्रति घंटा इतना आएगा। लगा लीजिए, क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए भाई, ये आगे न्यूमेरिकल लगवाएंगे। आज के लिए इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो।